गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.2 का तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। इसमें से तीसरा सवाल है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या ज्ञात करना है? HCF, LCM ज्ञात करना है। इसमें मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप स्वयं करें। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट में डालें। उससे पहले मैंने कल एक सवाल दिया था, उस सवाल को 5-6 बच्चों ने किया है और मुझे सेंड किया है। और सबसे पहले जवाब दिया था उसका पुष्पांजलि कुमावत ने, और उसके बाद दिया था शब्बीर मोहम्मद ने, उसके बाद दिया था मोहम्मद तौसीफ रजा ने। उसने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसा आया था। और 2 बच्चों ने और मुझको प्रश्न भी भेजा, उनमें एक था मुकेश कुमावत और एक शकील शाह। सबने अच्छा से सही से कराया। आप प्रैक्टिस करते जाएं, बिल्कुल आपके सही होता जाएगा। और भी बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जिन्होंने कमेंट भेजे हैं या जिन्होंने मेरे को आंसर भेजा है, मैंने उनका नाम लिया है। और आप भी भेजे, मैं आपका भी नाम लूंगा इस वीडियो में, ताकि दूसरों को लगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, उस सवाल को बताता हूँ। पहले वो सवाल क्या था? मैंने सवाल दिया था 196 और 3820 का HCF ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मैंने बताया था इसलिए लिखना है A बराबर BQ प्लस R, जहां R छोटा है B से, बड़ा और बराबर है किसके? 0 के। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि इस 3820 में भाग देना है किसका? 196 का। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मतलब 10th क्लास के अंदर हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें जोड़ बाकी गुणा भाग में भी अभी हमें समस्या हो रही है कि 196 का पहाड़ा 2 बार बोलना, तो उसको गुणा करके पता नहीं कुछ लिख रहे हैं, कोई जोड़ के कुछ लिख रहा है, कोई भाग देके कुछ लिख रहा है। तो आप अपनी समझ को साथ लेके चले। ठीक है, 196 का भाग देना है 3820 में। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अक्सर हमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजें तो आ जाती है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आती। जैसे 2 × 3 हम जल्दी जल्दी में यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, ये गलती यहाँ से होती है। बाकी बड़ी चीजें आपको सब आ जाती है, लेकिन छोटी चीज यहाँ से गलती हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि छोटी गलतियां कभी भी नहीं करें, क्योंकि छोटी गलती से बड़ी गलती बनती है। ठीक है, अब मैं इसका HCF निकाल रहा हूँ। तो 3820 में 196 का डिवाइड करूंगा। तो मैंने बताया था अगर आपको 196 का पहाड़ा नहीं आता तो आप 19 का पहाड़ा बोल सकते हैं। 19 का भाग 38 में देंगे, 2 बार जाएगा। लेकिन जब मैं 196 का पहाड़ा 2 बार बोलूंगा ना, तो वो क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, 392 आ जाएगा। 392 वो क्या हो गया? 382 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो हमें क्या लेना है? इससे छोटा लेना है। तो जो मैंने 196 का पहाड़ा 2 बार बोला, वो कितनी बार बोलूंगा मैं? 1 बार। तो 196 एकम 196। ठीक है, पहाड़ा बोल दिया। फिर यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, तो 2 में से 6 नहीं जाता, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गए तो 8 बच गए। ठीक है, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? सॉरी, यहाँ 3 से 1 उतार देते तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। 186 हो गया। यहाँ नीचे उतारेंगे 0। ठीक है, अभी भी भाग पूरा नहीं हुआ है क्योंकि संख्या मैंने नीचे उतार दी। तो अब इस 1860 में 196 का भाग देना है। तो 1860 में 196 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। आप देख लें कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो आएंगे 1764। ठीक है, 10 में से 4 गए तो 6, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 17 में 17 गए तो 0। ठीक है, अब देखो आगे संख्या नहीं है तो मैं क्या करूंगा? इस 96 का भाग 196 में दूंगा, तो ये 196 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 96 का डिवाइड करना है 196 में, तो 96 का पहाड़ा आता नहीं है, तो 9 का तो आता है। तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 19 में भाग देंगे, 9 दूनी 18। तो 196 का पहाड़ा, 96 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। तो 96 दूना 192। 196 में से 192 गए, कितने बच गए? 4। इस 4 का भाग वापस किस में देना है? इस 4 का भाग देना है वापस किस में? 96 में देना है। 4 का भाग किस में देना है? 96 में देना है। तो 4 का भाग 96 में देते हैं अपन। ये 96 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग 96 में देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, बच गया 1,
नीचे उतरा 6 हो जाएंगे 16, 4 चौक 16। 16 में से 16 गए कितने बच गए 0। 16 में से 16 गए तो कितने बच गए 0। देखिए यहाँ शेषफल क्या आ गया, मेरे पास 0 आ चुका है। मेरे पास शेषफल कितना आ चुका है 0 आ चुका है। दिख रहा नहीं, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 4 का पहाड़ा बोला, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया बच गया 1, नीचे उतरा 6 हो जाएंगे 16। 4 का भाग 16 में देंगे, 4 चौक 16। 16 में से 16 गए कितने बच गए 0। यहाँ इस स्थिति में देखिए आप कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। और मैंने कहा था जैसे ही 0 आ जाए तो उस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, 3820 ने भाग दिया किसका 196 का, कितनी बार गया 19 बार। शेषफल कितना बचा 96, कितना बचा 96। अब 196 इधर आएगा, इस 196 में डिवाइड किया 96 का, ये वाला इस 196 में डिवाइड किया 96 का, तो डिवाइड कितनी बार गया 2 बार। ठीक है, 2 बार गया, शेषफल कितना बच गया मेरे पास 4 बच गया, ये 4। फिर 96 इधर आएगा, इस 96 में डिवाइड करना किसका 4 का, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 24 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा 0। और जैसे यहाँ 0 आ जाए HCF हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 4। यही हमारा क्या है आंसर। वो चीज रफ कार्य है उसको रफ कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये लिखे साइड में ताकि आपको बाद में पता रहे कि करा कैसे। ओके, जिसने भी ऐसा करा है उसके लिए वेरी गुड, और जिसने भी प्रयास किया उसके लिए भी वेरी गुड, और जिसने नहीं किया है मैं उनको कह रहा हूं कि आप भी प्रयास करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, आप प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। अगला सवाल, अब है तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM निकालना है। तो तीसरे का मैं करवाता हूँ 5वां सवाल पहले। ठीक है, तीसरे का 5वां करवाता हूँ, या फिर एक काम करें तीसरे का पहला देख लो एक बार, 12, 15 और 21। ठीक है, मुझे इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है HCF और LCM। मुझे इन तीनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। तो कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 इंटू 3 आएगा आपके पास, ऐसा आएगा। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो 2 की घात 2 इंटू 3। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको आता है। फिर आते हैं 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 ने पंजे 15। ठीक है, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। फिर है 21, 21 से अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 7 है 21। मुझे HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF LCM की परिभाषा दोनों की सिखा रखी है कि HCF कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, और LCM सभी गुणनखंडों की घात सबसे बड़ी। तो मुझे दोनों निकालना है तो दोनों देख लेता हूँ। HCF कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी, तो कॉमन कौन है यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3, और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है 1 ही है, इसलिए इनका HCF कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर LCM क्या है इनका, सबको लेना है और सबसे बड़ी घात लेनी, तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 इंटू, फिर नंबर किसका है 3 का, 3 की सबसे बड़ी घात भी 3 की घात 1 ही है, फिर नंबर किसका आएगा 5 का, 5 की घात 1, फिर इंटू 7। जब सब लेते हैं तो सबको लेना है, चाहे एक में हो चाहे दूसरे में, नहीं कोई फर्क नहीं, लेकिन कॉमन सब में होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सब जगह होगा तो ही वो कॉमन होगा। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 3, LCM हो गया 2 की घात 2 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 को 4 से गुणा करेंगे 420। तो इनका LCM कितना आ जाएगा 420 और HCF कितना आ जाएगा 3। बस ये इतना सा काम करना है, आपका सवाल पूरा। क्लियर कर रहा हूं इसका इसके 2 सवाल और बता देता हूं। ठीक है,
फिर अगला सवाल है तीसरे का। जो इससे पहले करवाया था वो था तीसरे का पहला सवाल। अब कर रहे हैं अपन तीसरे का तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरे का तीसरा सवाल क्या है? 17, 23 और 29 के 17, 23 और 29 के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं देखता हूं, जब मैं 17 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो उसके 17 के अभाज्य गुणनखंड में 17 बराबर आएगा 1 × 17, या फिर सीधा लिख सकते हैं 17 एकम 17। फिर 23 आएगा तो 23 का हो जाएगा 1 × 23। ठीक है, 29 आ जाएगा 1 × 29। लेकिन हम जहां देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 1 लेना ही नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 1 × 17, इसको लिख सकते हैं 1 × 23, इसको लिख सकते हैं 1 × 29। तब मुझे एक बात बताएं, इन सब में कॉमन कौन आ रहा है? HCF। इन सब में कॉमन आ रहा है कितना? 1। जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो कौन कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें कॉमन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। वहां पे भी पहले कॉमन आ रहा था, लेकिन जैसे 2 × 1 करूंगा तो वापस कितना आ जाएगा? 2। तो इसलिए हम 1 नहीं ले रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 1 लेना है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आता है LCM। तो LCM में सबको लेना है, तो 1 भी आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, 29 भी आएगा। इन सबको गुणा करेंगे, इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें, 11,339 आएगा। यही क्या है इसका आंसर। एक सवाल और देख लेना आपका, फिर आप प्रैक्टिस करें, आपको आता जाएगा। इसका छठा सवाल, तीसरे का छठा, 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 की घात 3 आएगा। कैसा है देख लेना। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 की घात 3। तो 8 बराबर 2 की घात 3, फिर 9 आएगा 3 3 9 यानी 3 की घात 2, और 25 आएगा 5 की घात 2। ठीक है, मुझे निकालना है HCF और LCM। कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी तो HCF। तो कॉमन कौन आ रहा है इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा। कोई कॉमन नहीं आ रहा तो कौन कॉमन आता है? 1 कॉमन आता है। फिर LCM लेंगे तो सबको लेना है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ आएगा सबसे पहले 2, 2 की घात 3, सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए। फिर नंबर किसका आएगा? 3 का, तो 3 की घात 2। फिर और कौन है? 5, तो 5 की घात 2। सबसे बड़ी घात यही है इसलिए ये ले लिया। 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 2 का मान 3 3 9, 5 की घात 2 का मान 25। तो 25 8 है 200, 290 1800। तो LCM कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, ये हो गया सवाल तीसरा पूरा। इसका चौथा सवाल और पांचवा सवाल देखते हैं अपन। देखिए अगला सवाल, चौथा दिखने में जरूर बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा है इसका। 3 या 4 लाइनों में हो जाएगा। ठीक है, सवाल से कभी न डरे, जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। ठीक है, किसी खेल मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट। तो एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, इस वृत्ताकार मैदान पर रमन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? रमन। उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को कितना? 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी रमन जब घूमता है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। ऐसे अगर अनुप्रिया घूम रही है, कौन घूमेगी? अनुप्रिया। ऐसे अगर अनुप्रिया घूम रही है, अनुप्रिया घूम रही है, अनुप्रिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। ठीक है, रमन को 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट। अब मुझे एक बात बताएं, जब वो ऐसे घूम रहे हैं, देखो फिर आगे चले, जब किसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर, आपने रेस देखी होगी। मान लो मैं यहाँ हूं,
ठीक है, और एक जना और है, ये रहा रमन, ये अनुप्रिया, ठीक है। दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक को 18 मिनट लग रहे हैं, एक को 12 मिनट लग रहे हैं, यानी एक जना तेज दौड़ रहा है, एक जना धीरे दौड़ रहा है, तो दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ये तथा एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही दिशा में, यानी इधर ही घूम चल रहे दोनों, ठीक है, ये भी इधर, ये भी इधर। तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो देखो दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, एक तेज भग रहा है, एक धीरे चल रहा है, तो चलते 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 ऐसी एक स्थिति जरूर आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, वापस एक साथ आ जाएंगे, दोनों वापस एक साथ आ जाएंगे। तो एक स्थिति आएगी, तो वह समय निकालना है। फिर वापस अगर वो घूमते घूमते जाए तो फिर वापस एक बार और आएंगे, फिर वापस वो घूमते घूमते और चले तो वापस फिर एक बार और आएंगे, जरूरी नहीं है उसी समय आए, जैसे आ गए यहाँ फिर आगे और। तो मान ले अगर वो पहली बार 5 मिनट में मिले, तो अगली बार मिलेंगे तब वो कितने, 5 से ज्यादा ही मिनट होगा, फिर अगली बार और नहीं मिलेंगे तो उससे और ज्यादा मिनट होगा, यानी जो सबसे पहली बार मिल रहा है वो समय क्या है, सबसे कम है, यानी मुझे यहाँ कौन से समय निकालना है, कम से कम समय, कम से कम समय, क्योंकि वो पहली बार में मिलेंगे, फिर आगे दूसरी बार और मिलेंगे, फिर तीसरी बार और मिलेंगे, लेकिन अपने को तो जो सबसे पहली बार मिल रहा है उसका समय चाहिए, तो सबसे पहली बार मिलेगा तो वो समय सबसे कम होगा, उसके बाद वाला समय और ज्यादा होगा, उसके बाद वाला समय और ज्यादा होगा, तो हमें सबसे पहले बार वाला चाहिए, तो हमें सबसे कम समय चाहिए, यानी मुझे कौन सा समय चाहिए, कम से कम, या तो ये, यहाँ से पता पड़ जाएगा क्या निकालना है, एलसीएम। या एक चीज और समझ लें कि दोनों एक स्थान, एक साथ चलना, एक साथ मिलना, एक साथ जलना, कभी कभी आ सकता है कि 2 बल्ब जल रहे हैं, बताइए दोनों एक साथ कब जलेंगे। तो जब भी एक साथ वाला शब्द आ जाए तो हमेशा एलसीएम निकालना है, या फिर कम से कम आ जाए तो ज्यादा फोकस किस पे करें, कम से कम पर, हमें क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि जब वो पहली बार मिलेंगे तो वो समय कौन सा होगा, कम से कम समय होगा। अब एलसीएम निकालना किसका है, यहाँ 2 अंक दिख रहे हैं, 18 और 12, दोनों के समय का क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना हल, दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 व 12 का एलसीएम। यहाँ एलसीएम क्यों लिया है, क्योंकि मुझे समय कौन सा चाहिए, कम से कम समय चाहिए। कौन सा समय चाहिए, कम से कम समय चाहिए, कि वो सबसे पहले जिस समय में मिले वो समय चाहिए, कम से कम समय चाहिए, ठीक है। तो दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 18 व 12 का एलसीएम, 18 व 12 का एलसीएम। तो मुझे 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 × 3 की घात 2, कैसा आया देख ले, 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 × 3 की घात 2, ठीक है। फिर है 12 के अभाज्य गुणनखंड 4 3 12, तो 2 की घात 2 × 3, कैसा आया देख ले, मैं 12 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 की घात 2 × 3, ठीक है। अब मुझे इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम की परिभाषा होती है सभी गुणनखंड की घात सबसे बड़ी, तो सभी में पहले 2 नंबर आ जाएगा, 2 की सबसे बड़ी घात, यहाँ 1 है यहाँ 2, तो 2 की घात 2 लेंगे, इंटू फिर नंबर आएगा 3 का, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो ये हो गया, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 हो गया 4, 3 की घात 2 हो गया 9, कैसा आया, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 की घात 2, 3 × 3 बराबर 9, तो 9 चौक 36, तो कितने मिनट, 36 मिनट, यानी दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों कितने समय बाद, दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, बस यही इसका क्या है, आंसर है। ओके, नोट कर ले इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। एक संगोष्ठी का मतलब एक सभा में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः, तो वहां पर क्या एक हिंदी, अंग्रेजी और गणित की प्रतियोगिता चल रही थी, उनमें भाग लेने वाले प्रतिभागी कितने थे, 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, यानी वहां कुछ कमरा है
उनमें हर कमरे में बराबर बच्चे बैठाने हैं और एक ही विषय के बच्चे बैठाने हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? यहाँ एक शब्द आ रहा है न्यूनतम, तो क्या करेंगे? एलसीएम? नहीं, यहाँ एलसीएम ज्ञात नहीं करना। सवाल को थोड़ा समझे देखो, यहाँ पूछ रहा है कमरों की न्यूनतम संख्या। एक बात समझ ले, न्यूनतम लिखा हुआ है बिल्कुल, मैं आप सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालना है। एक बार समझे सवाल को, यहाँ पर कमरों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। यहाँ अगर लिखा हुआ था ना छात्रों की न्यूनतम संख्या, तो यहाँ एलसीएम निकालना था, क्योंकि मुझे ऊपर संख्या किसकी दे रखी है? छात्रों की दे रखी है। 60, 84 और 108 क्या है? छात्र हैं। तो मैं छात्रों की न्यूनतम संख्या निकालू तो एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ मुझे क्या निकालना है? कमरों की न्यूनतम संख्या। तो कमरों की न्यूनतम संख्या निकालनी है तो वो बाद में आएगी, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे पास कुल चार्जेस है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं कहूँ मेरे विद्यालय में 200 छात्र हैं, मान ले कि मेरे विद्यालय में 200 छात्र हैं, ठीक है। मुझे हर कमरे में 10 छात्र बैठाने हैं। कितने छात्र? 10 छात्र। तो बताओ मुझे कमरों की कितने कमरों की संख्या, कितने कमरों की कितने संख्या की जरूरत होगी, ये बताओ आप, ठीक है। मुझे कितने कमरों की आवश्यकता होगी? मेरे पास हर कमरे में 10 छात्र बैठाने हैं, तो मुझे कितने कमरों की आवश्यकता होगी? मैं क्या करूंगा, एक कमरे के जो छात्र हैं उसका भाग दे दूंगा कुल छात्रों में। तो 10 का भाग दूंगा 200 में, तो 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी मेरे पास कमरे कितने प्राप्त हो जाएंगे? 20 कमरे। तो मैंने किया क्या? मैंने क्या करा, पहले कुल कमरे, कमरों में, सभी कमरों में कुल छात्र कितने बैठाने हैं? 200। तो कुल छात्रों की संख्या निकाल ली। फिर मैंने क्या करा, एक कमरे में जो छात्र है वो निकाल के उसका क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो एक चीज आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी चीज की संख्या निकालनी हो, किसी भी चीज की संख्या निकालनी हो, तो बड़ी चीज का मान हमेशा ऊपर आएगा। जिसमें संख्या निकालनी है उसका मान ऊपर, जिसमें संख्या निकालनी है, जिसमें संख्या निकालनी है वो हमेशा ऊपर आएगा, यानी बड़ी चीज हमेशा ऊपर, और जिसकी संख्या निकालनी है उसका मान हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। तो देखो मुझे कुल छात्रों के लिए कमरों की संख्या चाहिए, तो कुल छात्र ऊपर आ गए। हाँ, मुझे एक कमरे में छात्र, मुझे कमरों की संख्या निकालनी है, तो एक कमरे के जो छात्र है वो कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो एक कमरे के छात्र नीचे आ गए और कुल छात्र कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। भाग देने के बाद क्या आ जाएंगे? कमरों की संख्या, क्योंकि मुझे कमरों की संख्या निकालनी है तो नीचे मैं एक कमरे के छात्र लिखूंगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा ही यहाँ पर करना है। अब मुझे करना क्या है, देखें, मुझे निकालनी है कमरों की संख्या, तो मुझे पहले कुल छात्र निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? कुल छात्र। कुल छात्र कितने आ जाएंगे? 60 प्लस 84 प्लस 108, ये कितने हो जाएंगे? 144 और 252, 252 छात्र। ये तो आ गए कुल छात्र। अब मुझे निकालना है एक कमरे में बैठे गए छात्रों की संख्या। तो आप देखें कि मुझे हमेशा एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा छात्र बैठाने हैं। कितने बैठाने हैं छात्र? ज्यादा से ज्यादा छात्र बैठाने हैं। मुझे क्या करना है, कमरे में, ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। कमरे में ज्यादा से, मैं यही चाहूंगा कि हर कमरे में ज्यादा से ज्यादा छात्र बैठे, ज्यादा से ज्यादा छात्र बिठाने हैं। मुझे कमरे में ज्यादा से ज्यादा छात्र बिठाने हैं, तो मुझे क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? HCF। मैंने कहा था छात्र ज्यादा से ज्यादा होंगे या छात्र कम से कम होंगे। मैं क्या कर रहा हूं, एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा छात्र, क्योंकि मुझे संख्या भी किसकी दे रखी है? छात्रों की। तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा करूं या उनको कम से कम करूं, तो HCF और LCM आएगा। यहाँ कमरों की न्यूनतम है तो कमरों की न्यूनतम बोल रहा है, तो मुझे ऊपर तो छात्रों की संख्या दे रखी है, नीचे कमरों की, तो यहाँ LCM नहीं निकलेगा, ध्यान रख लेना। हमें तो छात्रों की संख्या बोलता तब निकलता है LCM। हमें पूछ रहा है कमरों की संख्या, तो पहले क्या करेंगे? कमरों कुल छात्र निकाल लेंगे, फिर एक कमरे में छात्रों की संख्या निकाल देंगे, फिर भाग दे देंगे। अब एक कमरे में मुझे क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा छात्र बिठाने हैं, तो मुझे कमरे में ज्यादा से ज्यादा छात्र बिठाने हैं, इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? HCF। अतः एक कमरे में बिठाए गए छात्रों, एक कमरे में बिठाए गए छात्रों की संख्या, वो क्या आएगा? 60, 84 व 108 का में से। यानी मुझे क्या करना है? मेरा टारगेट क्या है? 60, 84 और 108 का क्या निकालना है? में से निकालना है। मैं अब क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं।
ऊपर लिख रहा हूँ। तो 60, 84 और 108 का ऐसा निकालना है। तो यहाँ तीन संख्या है, ऐसा नहीं हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दे, नहीं, दो संख्याओं के लिए लगेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ तीन संख्या है इसलिए नहीं लगेगी। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं 60, 84 और 108 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। 60 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 की घात 2 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। ऐसे नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लेना। 60 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, बच गया 1, हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10, फिर 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर अगले अभाज्य गुणनखंड किससे करने हैं, 84 के। तो 84 के अभाज्य गुणनखंड 12 खाता है 84, 12 खाता है 84। फिर 12 के और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 4 3 12। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3, तो 4 3 12, 12 आता है 84, 2 की घात 2 4, 4 3 12, 12 आता है 84। ठीक है, फिर 108, 108 के अभाज्य गुणनखंड कैसे आएंगे, 12 9 108। तो 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, फिर 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 यानी 2 की घात 2 इंटू 3, 3 की घात 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3 की घात 3। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लेवें। ठीक है, कैसे करेंगे 108 के अभाज्य गुणनखंड देख लेवें। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बच गया 1, 14 हो जाएंगे, 2 7 14, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 3 की घात 3। ठीक है, ये आ गया इन सबके अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे क्या निकालना है, HCF। तो मुझे HCF निकालना है। ठीक है, तो कुल छात्र 252 है, याद रखें आप। ठीक है, तो मुझे निकालना है HCF। तो HCF आएगा तो कॉमन गुणनखंड की घात सबसे छोटी। तो कॉमन में यहाँ देखता हूं, यहाँ कॉमन क्या आएगा, 2 आ रहा है, और 2 की घात सबसे छोटी, सब जगह 2 की घात 2 ही है, तो सबसे छोटी घात 2 ही मानी जाएगी। ठीक है, इंटू 3, 3 सब जगह आ रहा है, सबसे छोटी घात कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 लेनी है, 3 की घात 1। फिर 5 वहां है लेकिन सब में नहीं है, 7 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन नहीं से लेना ही नहीं है। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी HCF कितना आ गया, 12। तो एक कमरे में बिठाए छात्र, एक कमरे में बैठे छात्र कितने हो जाएंगे, बराबर 12। ठीक है, अब मुझे निकालनी कमरों की संख्या। तो कमरों की संख्या अभी मैंने बताया था, कमरों की संख्या निकालनी है। तो निकालनी किसके लिए है, छात्रों के लिए। तो ऊपर क्या आएगा, कुल छात्र। हमेशा ध्यान रखे, जिसकी संख्या निकालनी है उसका नीचे और बाकी वाला मान ऊपर का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मुझे निकालनी है कमरों की संख्या, तो कुल छात्र बटा एक कमरे में बिठाए गए छात्र। ठीक है, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हो गए 252, और एक कमरे में बिठाए गए छात्र हो गए 12। 12 का क्या करना है, भाग देना है किसमें, 252 में। 12 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 25 में देंगे। 12 दूना 24, 25 में 24 गया, बच गया 1, वो 1 2 के पास जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, तो कितने आ गए मेरे पास, 21। तो 21 क्या है, कमरों की संख्या। तो अतः कितने कमरे चाहिए, 21 कमरे। नीचे लाइन लिखेंगे, अतः न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर 21। अतः न्यूनतम कमरों, या फिर अतः कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 21। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी कंप्लीट। इसके बाद जो सवाल मैं करवाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 3 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, हर साल आता है। चांस इनके भी है, ये भी आते हैं, कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर वो आता है। और 1 नंबर का सवाल ये आता है।
वो 2 का आता है, ये 1 का, ये कभी ये 2 का आ जाता है, 1 का छोटा और पूछ लेता है, लेकिन अब जो आएगा वो आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये पूरा हो गया 5वां सवाल, प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट। अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो बड़ा सवाल आता है वो ये आता है। क्या आता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 या √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, सिमिलरली है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है, मैंने बता रखा है आपको ये अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या है, मुझे आज ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक बार बता देता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं हल कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय का उल्टा मान लेंगे। एक विधि होती है विरोधाभास स्थिति। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जैसे कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम क्या है, राम, लेकिन फिर तुम में से कोई बोलेगा नहीं सर आपका नाम तो नवनीत है। तो ये क्या होगा, एक विरोधाभास स्थिति होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई प्रूफ बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, मेरा आधार कार्ड लेके आओगे और बताओगे कि देखो सर ये प्रूफ है, आपका नाम क्या है, नवनीत है। तो इस प्रकार आपने क्या कर दिया, एक विरोध उत्पन्न कर दिया। तो विरोध उत्पन्न करने से जो मुझे सिद्ध करना था कि मेरा नाम नवनीत है, वो सिद्ध हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार मुझे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मैं इसे क्या मान लूंगा, परिमेय मान लूंगा, उल्टा मान लूंगा। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय हो गई। तो परिमेय है तो परिमेय की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जिसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप P/Q भी ले सकते हो, या आप A/B भी ले सकते हो, आप X/Y भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप ले लें। मैं यहाँ पर A/B लेता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, माना √2 बराबर A/B। ठीक है, तो ये परिमेय है। तो परिमेय की मैंने 3 शर्त बताई कि पहली A/B होनी चाहिए, दूसरी जहां B इज नॉट इक्वल टू 0, यानी B बराबर नहीं है किसके, 0 के, यानी B की जगह क्या नहीं हो सकता है, 0। और तीसरी शर्त है A, B होने चाहिए सह अभाज्य पूर्णांक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सह अभाज्य पूर्णांक, यानी सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है, वो देख लेते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य संख्या आएगी, पूर्णांक नहीं आएगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य क्या होती है, समझ लें बिल्कुल। पहली तो सह अभाज्य क्या होगी, 2 होगी। सह अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 संख्याएं, मैंने कहा था ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा। 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं हो, कोई कॉमन नहीं हो, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ है 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3, और 5 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 × 5। ठीक है, तो मैं पूछूं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो आ रहा है, तो मैंने लिखा कि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। एक तो हो सकता है, क्या एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। 6,5 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, अतः
6 व 5 सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और एग्जाम्पल देख ले, जैसे 2 और 3, 5 और 9, ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इन दोनों का जोड़ा सहअभाज्य है, इन दोनों का जोड़ा सहअभाज्य है। 2, 9 ये भी सहअभाज्य है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई सहअभाज्य की परिभाषा। आप वहां लिख सकते हैं जहां मैंने सारी परिभाषा लिखा रखी है। मैं इसको क्लियर करता हूं। पॉज करके आराम से लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैं क्या करवा रहा था, मैंने लिखा है कि ए व बी क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी ए व बी में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कह रहा हूं, अब मैं करूंगा क्या, देखो मैं समझा रहा हूं। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि ए व बी में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए व बी में एक के अलावा कुछ कॉमन बता दूंगा। तो ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास होते ही जो हमने माना वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम गलत मान सकते हैं। गणित कभी गलत नहीं होती है। गणित ने कहा है कि यह परिमेय तो अपरिमेय होगा, हमने गलत माना है कि ये परिमेय है, तो जो हम मानते हैं वो गलत हो सकता है, गणित का गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए व बी में कोई कॉमन नहीं है, तो ए व बी में कोई कॉमन बता दूंगा। तो कैसे बताना है, देखें, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अंडररूट आ रहा है, इसको अंडररूट को हटाओ। तो अंडररूट जब भी आ जाए, कहीं पे भी अंडररूट आ जाए, तो उसको हटाने के लिए हमेशा क्या करें? वर्ग करें। तो मैं इससे क्या देता हूं, 1। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करूंगा तो अंडररूट 2 का स्क्वायर और इधर a बटा b का होल स्क्वायर। अंडररूट 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2, क्योंकि अंडररूट 2 का स्क्वायर का मतलब है अंडररूट 2 इंटू अंडररूट 2, और अंडररूट 2 को अंडररूट 2 से गुणा करते हैं, क्या आता है हमारे पास? केवल 2 आता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अंडररूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? a व b में कॉमन बताना है। तो इस a के बट्टा में कुछ होना चाहिए, गणित की संख्या। क्या a के बट्टा में कोई गणित की संख्या क्या? नहीं। तो इसको उधर ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो 2 इधर है, ऊपर है, उधर जाकर भाग में चला जाएगा। यहाँ b स्क्वायर भाग में, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटा 2। समीकरण 2, समीकरण 2। तो देखो, यहाँ a स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? जैसे मैं लिखूं, 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार आया? 3 बार। तो 6 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ऐसे ही यहाँ पर a स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार? b स्क्वायर बार। तो मैं लिख सकता हूं कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब एक प्रमेय होती है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित, लेकिन आप इतना ना सोचे, सीधा आप लिखे यहाँ पर कि a के बटा में 2 है, a स्क्वायर के बटा में 2, तो सीधा लिख देंगे a 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। a क्या है? 2 से विभाजित है। अब देखें, 2 से विभाजित होने का मतलब समझाऊं। मैं कहूं 6 2 से विभाजित है, यानी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 6 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो 6 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। कितनी बार है? 3 बार। तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। ऐसे ही a 2 से विभाजित है, तो मैं a में 2 का भाग दूंगा, तो वो कितनी बार जाएगा? कोई संख्या आएगी c बार, क्योंकि मुझे a का मान पता नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ कितना आता? 3 आता, कि 2 का भाग 3 बार जाता, तो कितना आता? मेरे पास 6 आता। लेकिन यहाँ पर अभी 6 नहीं, यहाँ तो क्या है? a, तो मुझे ये संख्या पता नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? c। यानी a में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? c बार। तो मैं लिख दूंगा, इसलिए a बराबर 2c, a बराबर 2c। ठीक है, अब वापस क्या करना है? वर्ग करना है। पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर, कर दिया हमने पुनः वर्ग। तो पुनः वर्ग करने पर तो वापस वर्ग करेंगे, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। समीकरण 3। फिर देखो, मैंने समझाया पिछली क्लासों में 9th क्लास के अंदर कि इधर देखो,
इसको यहाँ ले जाता हूँ, 2b² बराबर कितना हो जाएगा, a²। इसको देना समीकरण 2। देखो इधर भी a² और इसका मान कितना है 2b², और इधर भी a², इसका मान कितना है 4c²। मैंने a के बटा में तो 2 बता दिया है, लेकिन अब b के बटा में भी 2 बताना है, ठीक है। तो b के बटा में 2 बताने के लिए b और ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, तो यहाँ a² है और यहाँ पे भी a² है, तो इन दोनों को क्या रख देंगे, बराबर। तो इधर वाले हिस्से भी क्या आ जाएंगे, बराबर। तो 2b² बराबर आ जाएगा 4c²। पहला सवाल है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चों को भी आ रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा कर सकता है सवाल। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना कर ली, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि इधर वाले इससे क्या है, बराबर। यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a², तो इस a² का मान ले जाकर वहां रख दिया, तो a² की जगह क्या लिख दूंगा, 2b², ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया b² बराबर 2c²। अभी मैं a को 2 से विभाजित बता दिया मैंने, अब मैं किसको बताऊंगा, b को बताऊंगा, तो b के बट्टा में 2 होना चाहिए, तो ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो b² बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, c²। देखो यहाँ फिर b के बट्टा में 2 आ गया, तो मैं लिख दूंगा, इसलिए b भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है। इसका फायदा क्या हुआ, आप देखो b भी 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित होने का मतलब समझाऊं, देखो a भी 2 से विभाजित हो गया, b भी 2 से विभाजित आ गया, यानी 100% a और b में कौन कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि 6 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 तिया 6। मैं कहता हूं 8 में 2 का भाग जाता है, तो 2 इंटू 2। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 आ रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आ रहा है, 2, क्योंकि दोनों 2 से विभाजित है। तो ये दोनों 2 से विभाजित है, यानी इनमें 100% 2 क्या आएगा, कॉमन आएगा। ऐसे ही यहाँ पर a भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है, इसलिए a और b में कौन कॉमन आएगा, 2, जबकि हमने कहा था a व b में कोई कॉमन नहीं है। ये क्या आ गया, विरोधाभास। तो लिखेंगे, देखो चूंकि a, b 2 से विभाजित है, a, b 2 से विभाजित है, अतः 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं। 2 a और b का कॉमन गुणनखंड होगा, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, 2 a व b का कॉमन गुणनखंड होगा। जबकि हमने तो कहा कि a व b में कोई कॉमन नहीं है, जबकि a व b में कोई कॉमन नहीं है, यानी अर्थ क्या है इसका, जबकि a व b क्या है, सहअभाज्य, जबकि a व b सह अभाज्य है। देखो अब एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि a व b में 2 कॉमन है, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि a व b में कोई कॉमन नहीं है, ये तो विरोधाभास हो गया। तो हमने गलत माना है, गणित गलत नहीं है। तो हमने क्या गलत माना कि √2 एक परिमेय, यह गलत है। तो अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, ये विरोध का आभास हुआ ना, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को या इस प्रमेय को, ये एक प्रमेय है, आप इस प्रमेय को मैं कह रहा हूं 3 बार लिख लिख के करें, आपको 100% ये प्रमेय आ जाएगी। आप इस प्रमेय को 3 बार लिख लिख के करें, आपको ये प्रमेय 100% आ जाएगी। पहली 2 बार आपको देख देख कर लिखना है, तीसरी बार आपको बिना देखे लिखना है। जहां आप अटक जाते हैं वहां वापस देखे और फिर एक बार वापस बिना देखे लिखने की कोशिश करें। आप इसको 3 या 4 बार लिखेंगे, मेरी 100% गारंटी है आपको ये प्रमेय, ये मैं पक्का वादा करता हूं आपसे। इसको 3-4 बार करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपन √5 और √7 भी सीखेंगे, √3 भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करने के लिए दे रहा हूं।
जैसा कि बाकी बच्चों ने कल किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी कुछ बच्चे करेंगे और वो मेरे को कमेंट करेंगे या मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हैं। मैं उनका आंसर दूंगा और चेक करूंगा कि उनका क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जहां जहां 2 है वहां वहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस आप इस सवाल को करें, जहां जहां 2 है वहां 3 आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करूंगा, कहाँ है, यहाँ 3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जहां जहां 2 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी सवाल ऐसा का ऐसा है। फिर √5 भी करके देखें, ठीक है। सब कुछ करें, कमेंट डालें और मेरे को चेक कराएं, पर्सनली सेंड करें और अपनी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।